ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 26 होगा। और हम यहाँ पर पिछले साल के जो क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं, प्लस कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से करंट अफेयर पूछी जा सकती है, वो सारी हर एक साल के हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। प्लस हम यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे, जो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इकोनॉमिक सर्वे, हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे, उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके थोड़े से टॉपिक मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो मैंने पिछली करंट अफेयर में इसको इंक्लूड नहीं किया था, इस बार लिया है। तो सबसे पहला ये जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है कि इसको पढ़ के जाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन ये जो जनधन योजना थी, ये इसमें क्या है, किसी को ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थी, ये तो सभी को पता है। लेकिन ये कब लॉन्च की गई थी, इसके बारे में आपको सब क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए देगा ना। आपको देखिए जनरली पता होता है कि भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ का ऑप्शन समझ में आ जाते हैं, लेकिन ये जो पीसीएस होते हैं ये डेट पूछते हैं। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना दे दी जाएगी और यहाँ पर कुछ और योजना दे दी जाएगी, अटल पेंशन कुछ और यहाँ पर उनका साल दिया जाता है 2014 2018, कब उसको लॉन्च किया था। मैच द फॉलोइंग इस टाइप से क्वेश्चन कराता है, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, ऐसे क्वेश्चन कराता है। तब वहां पर काफी मुश्किल होती है। अगर आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चनों के बारे में पता है कि भाई ये फला डेट हुआ, तो फिर आप एलिमिनेशन मेथड से करके उसको सॉल्व कर सकते हो, इसलिए डेट के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर काम किया। तो इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये जो है, फिर उसके बाद में इनकी सर्विसेज बढ़ा दी गई। जैसे 2015 के बाद एक तो ये सोशल सिक्योरिटी के लिए इन्होंने 3 इनिशिएटिव लिए। कौन कौन सा था, एक था ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आम बीमा। बीमे का क्या मतलब होता है, देखिए बीमा होता है, एक तो होती पेंशन, एक होता है बीमा। पेंशन क्या होती है कि आपको कुछ एज के बाद हर मंथली या हर कुछ टाइम के बाद आपको पैसे मिलते हैं, मंथली हो सकता है 2 साल के बाद मंथली मिलते हैं जनरली। तो आपको वो खर्च के लिए सिक्योरिटी होती है, वो मिलता रहता है। ये जो बीमा होते हैं, बीमा क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट टूट जाए, डैमेज हो जाए, सुरक्षा एक टाइप की सिक्योरिटी होती है। आप जो हो, आपको मंथली नहीं मिलता है, ये कलेक्टिवली एक बार ही मिल जाता है आपको, सारा का सारा जितना भी फंड मिलना होता है। जैसे सपोज करो आपने किसी की डेथ हो जाए फैमिली में, उसने बीमा कराया हुआ था, तो तब उसको ये मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस होता है ये। तो इसमें होता क्या है, देखिए ये जो अंडर प्रिविलेजेस सेक्शंस थे, तो इनको तो पता भी नहीं है कि भाई ये क्या चीज था। 9 मई 2005 को 3 स्कीम लॉन्च की गई थी। एक तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अभी हम दूसरी देखेंगे, 2 और देखेंगे इसके अलग। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें ये है कि भाई अगर आपकी, इसमें होता ये है कि जैसे मैंने कहा कि आपको एक टाइम पर मतलब अगर कुछ हो जाता है 18 साल के से लेकर और 70 साल के बीच में, तो आपको जो है सपोज आपको मतलब इसमें जो है बड़ा नॉमिनल सा एक प्रीमियम भरना पड़ता है। प्रीमियम ज्यादा नहीं होता है इसमें, 20 रुपए हर साल के पर मेंबर आपको देने पड़ते हैं। तो ये आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। कटने के बाद में क्या होगा कि ये कटते रहते हैं। कब तक कटते रहेंगे, 18 साल, अगर आपने किस एज में ज्वाइन किया, 18 से लेकर, और कब तक आपने ज्वाइन किया है। तो फिर आप अगर सपोज करो किसी भी आपकी डेथ हो जाए, तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और या किसी एक्सीडेंट में आपकी दोनों आंखें परमानेंटली डैमेज हो जाए, दोनों हाथ दोनों पैर, अगर मतलब एक पार्शियल मतलब एक कंप्लीट डिसेबिलिटी हो जाती है, तब आपको अभी 2 लाख मिलेंगे। लेकिन आपको हाफ पार्शियल मतलब हाफ डिसेबिलिटी है, हाफ डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है एक आंख चली गई, एक टांग चली गई, एक हाथ चला गया, तब उस केस में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये डेट याद रखना, इस टाइप की इंश्योरेंस स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है। और दूसरी स्कीम जो लॉन्च की गई थी वो थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। जीवन ज्योति, जीवन की आपकी ज्योति ही बुझ गई है, मतलब आप समझ रहे हो ना, डेथ हो गई है तो डेथ पे मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई आपकी जो लाइफ है, इसमें यहाँ पर ये बोला गया है, इन केस ऑफ द डेथ ड्यू टू एनी रीजन, अगर आपकी किसी भी रीजन से डेथ हो रही है तो आपको 436 रुपए प्रीमियम हर साल देना पड़ेगा। इतना 436 रुपए आपको जो है प्रीमियम देना पड़ेगा। आपकी डेथ पे जो है आपको 2 लाख रुपए मिल जाएगा। और 18 से 50 साल के बीच में आपको इसको ज्वाइन करना है। ये जो है बस डेट याद रखना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इतना। दूसरी आती है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना जो इसमें होता क्या है ये,
पेंशन, तो पेंशन मैंने आपको बताया, तो पेंशन है तो मतलब क्या होगा, हर मंथली मिलेगा आपको। अब वो पीछे क्या थी, दोनों की थी बीमा थी। बीमे का मतलब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब भाई आपका हाथ कट गया, पैर चला गया, आँख फूट गई, तो आपको एक ही बार ही कंपनसेशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पेंशन के अंदर क्या होता है, हर आपको मंथली मिलता रहता है कि भाई 2000 3000 1000 जो भी मिलना होता है, वो सरकार की साइड से आपको मिलता रहता है, लेकिन उसके लिए प्रीमियम जमा करना पड़ता है। तो ये भी, जैसे मैंने कहा 9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। इसमें होता क्या है, इसमें आपको 1000 मंथली 1000 रुपये मिल सकते हैं, 2000 3000 4000 5000, ठीक है। ये कब मिलेंगे, जब आपकी ये 60 साल, आप 60 साल के हो जाओगे, ओल्ड हो जाओगे 60 साल के, उसके बाद आपको ये मिलने शुरू हो जाते हैं। तो उससे पहले आपको जो है प्रीमियम जमा करना पड़ता है। और आप कब इसके अंदर एंटर कर सकते हो, 18 से 40 साल की एज के बीच में आप जो है एंटर करोगे। तो अगर आप इसमें प्रीमियम जमा करना पड़ता है सबको, तो डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रीमियम जमा करा है। 5000 भी मिल सकते हैं आपको 60 साल के बाद, तो ये तो डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रीमियम लिया है। 18 से 60 साल के बीच में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जैसी आपकी 60 साल एज होगी, तो 60 साल के बाद जो है आपको ये प्रीमियम मिलना शुरू हो जाएगा। 1000 भी मिल सकता है, 2000 3000 4000 5000, डिपेंड करता है कि आपने कितने पैसे जमा करे हैं। फिर उसके बाद में आता है कि अगर सपोज करो कि आप भाई ये ऐसा कर रहे हो कि आप कोई घर के फैमिली मेंबर हो और आपने ये ले रखा है अटल पेंशन योजना, और हो सकता है कि दुर्भाग्यवश आपकी डेथ हो जाए, तो आपकी जो पत्नी है उसको कैरी कर सकती है आगे, ठीक है। तो फिर वो जो मिलेगा, जो रिमेनिंग टर्म बचा होगा, तब तक आपकी पत्नी उसका प्रीमियम जमा कर सकती है, और फिर आपकी पत्नी को ये सब कुछ लाभ मिलेगा। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम बहुत है, काफी अच्छी स्कीम है। कब लॉन्च की गई थी, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। देखिए इसका काम क्या है, अब देखो समझो कि इसका जो काम है, सोसाइटी के अंदर एक जो एससी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, और जो वीमेन है, आप सोचो कि ये एक टाइप के वीकर सेक्शन है। सभी को वीमेन मतलब इसमा इसमा और इसमा, सभी को तो वीकर सेक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन उनको एक्सेप्शनल केसेस को निकाल दिया जाए तो ये वीकर सेक्शन। भारत सरकार चाहती है कि एस सी एस टी और ये जो वीमेन है, ये लोग भी बिजनेस करना शुरू करें। अब बिजनेस करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, कैपिटल की। भाई कैपिटल कहाँ से लाए, तो भारत सरकार लोन देती है। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा आपको, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और स्पेशली वुमेन को। और यहाँ पर जो है बैंक ब्रांच से आपको जो है लोन मिलेगा। लेकिन ये लोन तभी मिलेगा जब आपको कोई ग्रीन फील्ड नया प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना चाहती हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई से पहले से ही कोई प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करके रखा हुआ है, उसमें आपको पैसे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको नया प्रोजेक्ट, एक नए सिरे से आपको कोई बिजनेस बनाना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई करोगे। सपोज करो कि आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहती हो कि उसके अंदर हम जो है इको फ्रेंडली कुछ मटेरियल तैयार करें, जिससे जो ईंटें बनाई जाएगी वो घर को बनाने के लिए होगी। वो इतनी ईंटें अच्छी होती है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और उसका जो मटेरियल होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी टाइम तक चलेगा, और प्लस उससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा कोई मटेरियल तैयार करवाना चाहते हो, उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तब आप सरकार से वो कर सकते हो। आपको अपना प्रोजेक्ट फाइल सरकार को दिखाकर, बैंक को दिखाकर लोन दे सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में आपको लोन मिल जाएगा। तो ये जो है, जो एस सी एस टी कम्युनिटी वीमेन है, इनमें एक ऑन्टरप्रेनर कल्चर को डेवलप करने की बात के लिए ये जो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लाया गया। ये तो मैंने अभी पीछे जो बताए आपको, ये सारे के सारे इकोनॉमिक सर्वे में दे रखे थे, इसलिए मैंने वहां से उठाया है, क्योंकि आयोग ने पूछे हैं क्वेश्चन। अब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो आरबीआई पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, मॉनेटरी पॉलिसी पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, नाबार्ड पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब तो मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आप समझ लो। तो अब सबसे पहले हम चार हैं हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो एक तो एग्जिम, ये एग्जिम जो बैंक है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, ठीक है, भारत सरकार का बैंक है। इसका क्या काम है, पहले तो आपको डेट पता होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करवा सकता है, सबसे बड़ी तो हर्डल यही होती है। अभी अगर आप देख रहे हो तो वो अंदर क्या लिखा हुआ वो नहीं पूछता, सॉरी वो नहीं पूछता, वो पूछता है कौन सी डेट को स्टैब्लिश किया गया था। 1982 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये क्या करता है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको बूस्ट करने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम फाइनेंस की जरूरत है, तो ये उसको फाइनेंस करता है। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ मतलब भारत सरकार का ही बैंक है। दूसरा आता है नाबार्ड। नाबार्ड का आपको अगर फुल फॉर्म बताओ तो इसका नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये स्पेशली एक आरबीआई की एक ब्रांच ही है, आप सोचो। ये
इसका काम होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर में पैसे लगाना। ये इनडायरेक्टली फाइनेंस करता है। इनडायरेक्टली फाइनेंस का मतलब ये होता है कि आप ऐसा नहीं कि नाबार्ड के बैंक में जाओ, साहब हमको लोन दे दो, हमको ट्रैक्टर खरीदना है, हमको जमीन खरीदनी है, हमको पैसों के लिए फसल के लिए पैसे चाहिए, ये आपको लोन नहीं देगा, ये बैंकों को लोन देता है। बैंकों को लोन का मतलब, और वो जो बैंक है, जैसे नाबार्ड एक बहुत, जैसे कि आरबीआई, आरबीआई आपको डायरेक्ट लोन नहीं देता, वो बैंकों को लोन देता है, बैंक फिर आपको लोन देते हैं। तो ये जो है ऐसा ही नाबार्ड है। तो नाबार्ड क्या काम करेगा, वो बैंकों को लोन देगा, बैंक उसको फिर जो वीकर सेक्शन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर पैसे लगने चाहिए, वहां पर फाइनेंस करता है। तो ये रीफाइनेंस करने का काम करता है। ठीक है, तो फाइनेंस एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। कब बना था? 1982 में बना था। याद रखना, मैंने क्रोनोलॉजिकली यहाँ पर अरेंज किया है। तो देखिए, सॉरी, ये वाला जो, और ये वाला एग्जिम बैंक था, एग्जिम बैंक, ये इसका जो ऑपरेशन था मार्च 1982 से ऑपरेट होना शुरू हो गया था। ये जुलाई में बना था। ठीक है, तो पहला वही बना था, फिर उसके बाद में नाबार्ड आया। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट वाला, नेशनल हाउसिंग बैंक। देखिए, नेशनल हाउसिंग बैंक जो इसका जो ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है। हाँ, और ये 1988 को बना गया था। ठीक है, तो ये डेट याद रखना। इसका देखिए एक और मुझे तो नहीं पता, शायद रेसिडेक्स इंडेक्स जारी करता है। ये पीसीएस के अंदर तो नहीं पूछा गया था, लेकिन ये इंडेक्स जारी करता है, रेसिडेक्स। रेसिडेक्स इंडेक्स का मतलब ये होता है कि पहले तो ये पूछ देख लो कि भाई इसका काम क्या होता है। देखिए, इसका काम जो होता है वो जो हाउसिंग होते हैं, जो रियल एस्टेट होते हैं, रियल एस्टेट को मॉनिटर करने का काम करता है, प्लस फाइनेंस करने का काम करता है ये। अब इसके लिए कैसे मॉनिटर करेगा रियल एस्टेट को? रियल एस्टेट को मॉनिटर ऐसा करेगा कि ये जो हर साल एक इंडेक्स जारी करते हैं। हर साल का तो नहीं पता मुझको, शायद मंथली नहीं है, हर साल ही जारी करते हैं। तो देखते हैं कि भाई रियल एस्टेट में कितनी महंगाई आ रही है, कितनी महंग क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये जो है केवल जो हाउसिंग सेक्टर है उसी के लिए बनाया गया है। इसका ऑफिस दिल्ली में है। फिर आता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे नाम से पता लगा है, स्मॉल इंडस्ट्री को ये सपोर्ट करता है। 1990 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो ऐसा भी पूछे गए, हेडक्वार्टर भी पूछे गए हैं। तो नाबार्ड से तो क्वेश्चन पूछा गया है, उसने नाबार्ड से तो पूछा है। ठीक है, तो ये नाबार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रियल और ये जो डेवलपमेंट है, ये क्या काम करते हैं? जो एमएसएमई होते हैं ना, स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, उनको फाइनेंस करने का काम करता है। ठीक है, कि जिससे जो है, क्योंकि ये जो एमएसएम ये जो होते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे यहाँ पर जॉब क्रिएट करने का इंडिया के अंदर। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। किस एक्ट के अंदर बनाया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर इसको बनाया गया। पहले जो बना था ये, मतलब पहला इसका जो ऑफिस था वो कोलकाता के अंदर था। फिर 1937 में इसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। फिर तब से लेकर ये मुंबई में ही है। इसके अलग अलग रीजनल ब्रांचेस भी हैं, जैसे शिमला में भी इसकी एक रीजनल ब्रांच है, नाबार्ड की भी वहाँ पर एक रीजनल ब्रांच है। और उसके बाद में ये पहला ये जो बैंक बना था जब, तो ये पूरी तरह से मतलब प्राइवेट बैंक था। फिर भारत सरकार ने 1949 के अंदर इसको नेशनलाइज किया, और जितने भी इसके शेयर थे 100% वो भारत सरकार ने अपने अंडर कर लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ये बात याद रखना। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी, ये पूछा गया था कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये किस कमिटी के आधार पर बनाई गई थी, किसकी रिकमेंडेशन पर? देखिए, उर्जित पटेल, एक 2013 में एक कमेटी बनाएगी, उर्जित पटेल कमेटी। तो उर्जित पटेल कमेटी ने बोला गया था भाई ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए जो बेंच मार्क, मतलब जो पॉलिसी रेट डिसाइड करेगी कि भाई कितने रेट पर आपको, जो आपका रेपो रेट होना चाहिए या पॉलिसी रेट होना चाहिए, बेंच मार्क रेट होना चाहिए, वो कितने परसेंट होना चाहिए। फिर उसी रेट पर जो है ये उसी लेवल पर ये आगे बैंकों को लोन देते हैं। तो उर्जित पटेल 2013 में कमेटी बनाई गई। इन्होंने बोला कि ठीक है सर, भारत सरकार ने इनकी बात मानी। तो भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में एक संशोधन किया। 2016 में ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई, और इसका काम जो था 2016 में, इसका काम एक ये था कि भाई आपको जो है इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन टारगेट क्या करना है? इन्होंने बोला कि ये जो इन्फ्लेशन होना चाहिए ये ऑल इंडिया +- 4 के अंदर। अगर आप 2 प्लस कर दो तो आएगा 6, और अगर 4 में से आप 2 माइनस कर दो तो आएगा 2। तो इन्होंने बोला 2 और 6 के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसके जो गवर्नर होते हैं, वो जो आरबीआई का गवर्नर होता है वही इसका चेयरपर्सन होता है। और आरबीआई का गवर्नर इस टाइम कौन है? शक्तिकांता दास। तो ये 6 मेंबर होते हैं इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। 6 मेंबर, 3 मेंबर भारत सरकार की साइड से आते हैं, 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइड से होते हैं। उर्जित पटेल
जो है आरबीआई के गवर्नर है, तो इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। ये बात याद रखना कि ये यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है इसमें से एक तो उर्जित पटेल से पूछा था कि भाई ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपसे पूछ सकता है कि भाई ये कब बनाई गई थी, 2016 में इसको बनाया गया था, कौन है इसके करंट, कौन है, दुनिया भर के क्वेश्चन वो ऐसे पूछ लेते हैं, कितने मेंबर होते हैं, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई करंट अफेयर के साथ।